नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम सीखते हैं किसी भी टॉपिक को एकदम बेसिक से। तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम उपस्थित हैं अपने चैप्टर 2 के साथ, जो कि फिजिक्स के क्लास 12th का है। ये जो पार्ट है वो 4th होने वाला है। तो जिन्होंने भी इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के देख लें। तो चलिए इस पार्ट को भी शुरू किया जाए। तो पहला जो टॉपिक आज पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है पॉइंट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इसमें क्या है, हमको एनर्जी निकालना है। अगर 2 पॉइंट चार्जेस का कोई सिस्टम है, हाँ, तो उस पर क्या एनर्जी होगी, पॉइंट एनर्जी, वो हमको निकालनी है। तो सबसे पहले ये फिगर देख लीजिए। इस फिगर में क्या क्या चीज़ है वो नीचे की डिटेल में दिया गया है। बाकी इसको पहले अच्छे से देख लीजिए क्या क्या है। जैसे देखिए, यहाँ 2 पॉइंट है ए और बी, जो कि आपस में कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेट है। तो और जो एक और यहाँ देखिए, हम लोग चार्ज यहाँ नहीं लिया है, चार्ज यहाँ पे है, ठीक, और एक चार्ज यहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग जो है पोटेंशियल जब भी निकालते थे तो क्या करते थे, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से एक स्टेबल चार्ज तक ले आते थे, है कि नहीं। जितना वर्क डन लगता था उसी को क्या कहते थे, पोटेंशियल कहते थे। तो वही सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है अभी, ठीक। तो देखिए इसमें क्या क्या है। सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 केप्ट एट इनफाइनाइट सेपरेशन, ये आपको पता ही हो गया, दिख गया, हाँ। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ देयर सिस्टम भी 0, और ये भी याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी इनका 0 होगा, ठीक। सपोज चार्ज Q1 इज फिक्स्ड एट इट्स पोजीशन, तो ये हमको पता ही है Q1 एक जो चार्ज है वो भाई स्टेबल रहेगा, हाँ, वो फिक्स्ड रहेगा अपने पोजीशन पे, और जो दूसरा चार्ज है वही इनफाइनाइट से उस चार्ज के पास ले आया जाएगा। एंड Q2 इज ब्रॉट विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू P बाई सम एक्सटर्नल एजेंट, then the work done by external agent in this process is given by। तो अब आपको ये पता है कि कुछ वर्क लगता है इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर किसी चार्ज को ले आया जाता है किसी स्टेबल चार्ज पे, तो एक वर्क डन लगता है, हाँ। तो वर्क डन क्या लगेगा इसमें, वही यहाँ निकालना है। तो याद करिए, आपको ऐसा केस अगर दे दे और आपको पूछ दे वर्क डन निकालने को, तो इस तरह से आप निकालिएगा, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन ये आएगा आपको, ये डेरिवेशन तो शायद ही आए, लेकिन क्वेश्चन इसमें का आएगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, W इज इक्वल टू इंटीग्रल dW। तो ये INT जहाँ जहाँ लिखा होगा वहाँ आप समझिएगा इंटीग्रेशन है, ठीक। तो देखिए W को हम लोग क्या लिखते हैं, F.S लिखते हैं, डिस्टेंस, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ये F एक्सटर्नल फोर्स है, और dx, S की जगह पे हम लोग dx ले लिए हैं। इंटीग्रेशन में एक टर्म होना चाहिए जहाँ पे, जिसके टर्म में आप वो करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक है। लेकिन ये होता क्या है, आपको हम पहले कल भी बताए थे, कल के वीडियो में, F एक्सटर्नल जो होता है वो माइनस ऑफ F इंटरनल के इक्वल होता है। तो इसमें हो जाएगा क्या, आपको पता होगा फॉर्मूला फोर्स का, कूलॉम्स लॉ पढ़े होंगे जब, तो क्या था, K Q1 Q2 बाई R² था। तो यहाँ पे क्या है, K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वैल्यू को। अब ये माइनस में होगा तो ये माइनस में वैल्यू हुई, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, जो F एक्सटर्नल की वैल्यू है ना, W इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dx, उसकी जगह पे इसको पूरी रख दी जाएगी, हाँ। तो देखिए W इज इक्वल टू, ये F एक्सटर्नल की बात है, तो F एक्सटर्नल में क्या होगा, यहाँ माइनस लगेगा। देखिए माइनस
यहाँ पे छूट गया है तो माइनस लगा लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये हो गया। देखिए अब होगा क्या, k टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हाँ, तो अब आपको पता है, देखिए ये इंटीग्रेशन जो है ना, जो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं इसको, वो कहाँ से कर रहे हैं, इनफाइनाइट से लेकर के आर की इंटीग्रेशन हो रही है। तो इसमें क्या होगा, Q1 Q2 और K जितना है ये सब बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और बच क्या जाएगा 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन जो रहेगा इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस का, वो हो जाएगा, बच जाएगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे किया गया है, ठीक। तो जब वैल्यू रखिएगा ना, अब देखिए यहाँ जब वैल्यू रखिएगा 1/r स्क्वायर में इनफाइनाइट से r की वैल्यू इंटीग्रेशन इसका करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/r आएगा। हाँ ठीक, फिर से मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के करिएगा तो ये जो माइनस चार्ज था ना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, देखिए होगा क्या, यहाँ पे -1/r आएगा और +1/इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ से तो हम लोग माइनस जब कॉमन ले लेंगे ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और जो एक माइनस कॉमन लेंगे वो यहाँ के प्लस बना देगा। तो आप सॉल्व करिएगा इंटीग्रेशन, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो मिला जुला के जो वर्क डन का फॉर्मूला आया वो Q1 Q2 बाई आर आया, समझ गए। तो यही वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर, अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट दूरी पे सेपरेट है कुछ डिस्टेंस से, ठीक। तो ये हो गया आपका एक डेरिवेशन। अब आइए दूसरा जो पॉइंट है वो है सेल्फ एनर्जी का। तो सेल्फ एनर्जी होता क्या है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट एट अपोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहला केस क्या हो जाएगा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में रखा गया है, हाँ, मतलब उसके अपोज डायरेक्शन में रखा गया है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, then the energy stored due to presence of point charge is self energy। तो अब जैसे अब उसको अपोजिट में आप रख दिए तो क्या हो जाएगा, जो एनर्जी स्टोर होगी पॉइंट चार्ज के द्वारा वही क्या हो जाएगी, सेल्फ एनर्जी हो जाएगी। जैसे आप पहले क्या कर लीजिए, उसको अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दीजिए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उसमें जो उसकी एनर्जी जो स्टोर होगी ना, उसी को क्या कहेंगे, सेल्फ एनर्जी कहेंगे, ठीक। तो सेल्फ एनर्जी का आप जा रहे कोई फार्मूला नहीं होता है, V इज इक्वल टू W/Q, आप जानते होंगे, है कि नहीं। तो वही होता है, समझ जाइएगा। U इज इक्वल टू QV होता है, यहाँ से अगर आपको Q की वैल्यू निकालिएगा, Q या V की वैल्यू, तो V असल में क्या होगा, वर्क डन ही तो होता है, एनर्जी का इन होगा यूनिट, तो इसीलिए वर्क डन की इक्वल भी हो सकती है, ठीक। तो V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एट द पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये आप समझ जाइए। अब आइए एक और डेरिवेशन के साथ, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो इसमें क्या करना है हमको, देखिए इसमें क्या करना है हमको, जैसे मान लीजिए अगर कोई चार्ज दिया है दो, Q1 और Q2, हाँ, साथ में उनकी पोटेंशियल क्या है, V1 V2 है, और वो कुछ एक स्मॉल r डिस्टेंस से अगर सेपरेट कर रहे हैं, तो उनके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यही इसमें बताया जा रहा है, मतलब कैसे आप निकालिएगा। तो इसका सिंपली एक फॉर्मूला होता है, वो याद कर लीजिएगा आप। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, वो Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K टाइम्स Q1 Q2 बाई R। तो ये बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको बस आप उसमें रख दीजिएगा। इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं था इसीलिए मैं नहीं लिखा, आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो इसलिए मैं इसी फॉर्मूले के साथ आ गया बस, ठीक। अब आइए आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब यहाँ पे डाइपोल का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। तो डाइपोल होता क्या है, पहले आप जानिए कि दो अपोजिट चार्ज जब आपस में
कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेट होते हैं तो क्या कहता है, डाइपोल कहा जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये देखिए ये वाला जो है वो Q1 प्लस Q1 है और एक माइनस Q है। ठीक, इस तरफ क्या लगेगा, QE लगेगा, फोर्स भाई इस तरफ लगेगा और इस तरफ लगेगा इसका। तो आपको यहाँ समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब टॉर्क आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, ये जान जाइए कि जहाँ भी ऐसा केस आएगा वहाँ हल्का फुल्का टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, जैसे ये जो फोर्स लग रहा है ना इस पे, तो फोर्स जैसे अब ये वाला इस पोजीशन में है, तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ऐसे स्टेबल आने की कोशिश करेगा। देखिए ध्यान से आप इसे घुमाइएगा तो टॉर्क, जैसे अब यहाँ पे जो फोर्स ये लग रहा है ना, इसी को हम लोग इस भाषा में इसको टॉर्क कहते हैं, समझ गए। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, क्या क्या कंसीडर करना है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E and suppose a dipole of dipole moment P is placed in a field such that its axis is at angle theta from the direction of electric field। तो देखिए यहाँ पे ये जो डाइपोल यहाँ पे ले लिए हम लोग और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब तो आप समझ ही गए हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आप एक एंगल भी देख रहे हैं ना, तो ऐसा आपको ये डाइपोल रखना है कि वो कुछ एंगल पे हो, समझे, यही कह रहा है अभी। अब देखिए नेक्स्ट, सपोज सम एक्सटर्नल एजेंट टर्न्स द डाइपोल बाय d थीटा, देन द वर्क डन बाय हिम विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जैसे इसमें वर्क डन क्या क्या लगेगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखिए आप, जैसे यहाँ पे हम बताएं ना आपको कि ये जो फोर्स होगा यहाँ पे वो टॉर्क के फॉर्म में लगेगा। तो जो टॉर्क होता है ना उसका देख लीजिए सिंबल कैसा होता है, ऐसे टाउ लिखते हैं हम लोग, टाउ ऐसे, हाँ, टी को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देते हैं नीचे से। तो अब यहाँ पे टाउ को, मतलब ये जो टी लिखा है उसको आप समझिएगा टाउ ही है। तो देखिए यहाँ पे अब W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे फोर्स क्या है, टॉर्क के रूप में है, इसलिए क्या हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे, टाउ लिख दिए। ठीक, तो सेम वैसे ही है जैसे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस इंटरनल होता है, फोर्स के टर्म में है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस E होता है, हाँ, ये आपको पता है टॉर्क के फॉर्मूले में। तो वो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे T एक्सटर्नल की जगह पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये d थीटा दिया है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा जो आ रहा है ना, अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 की लिमिट लेकर के हम लोग करेंगे। ठीक, तो अब जब इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका क्या, PE cos θ2 माइनस cos θ1। यहाँ पे देखिए cos छूट गया है तो ये आप लिख लीजिएगा, cos θ2 माइनस cos θ1 होता है। ठीक, तो अब देखिए एक केस लिया जा रहा है हमने, जैसे मान लीजिए आप θ1 की वैल्यू थीटा ले लेते हैं और θ2 की वैल्यू 90 ले लेते हैं, तो होगा क्या, अब आपको पता है cos 90 जीरो होता है ना, तो cos 90 अगर जीरो होगा तो θ2 मान लीजिए यहाँ 90 यहाँ जीरो हो गया, ये जीरो हो गया पूरा टर्म, बचेगा क्या, cos माइनस cos θ1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, माइनस PE cos थीटा, समझ रहे हैं ना। ये माइनस तो है यहाँ पे, देखिए यहाँ माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने हटा रखी है, ठीक ना। तो ये है। अब देखिए स्पेशल केस आएगा कुछ, हाँ, स्पेशल केस में देखिए पहले क्या है, when the dipole moment of dipole is in direction of external field then its potential energy is minimum। अब जैसे मान लीजिए अगर डाइपोल जो है, अब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, ऐसे यूनिफॉर्म में था और डाइपोल इस तरह से था, इसका कहने का मतलब क्या है कि डाइपोल इस तरह से ना हो करके इस डायरेक्शन में रहेगा अगर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, और थीटा जैसे ही 0 डिग्री होगा
तो थीटा कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस पी ई आ जाएगा, है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए दूसरा जो केस है वही अगर अपोजिट हो जाएगा, मतलब जब वो डाइपोल 180 डिग्री बनाने लगेगा उस समय क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री की जगह पे क्या हो जाएगा, अपोजिट का मतलब समझिए, देखिए बता रहे हैं आपको, जैसे ये यूनिफॉर्म है इस तरह से था तो ये इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में आ जाएगा इसका 180 डिग्री, बस ये फॉर्म हो ऐसे, समझ गए। तो अगर उस समय आ जाएगा तो कॉस 180 का क्या हो जाता है -1 हो जाता है, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा प्लस पीई हो जाएगा, है कि नहीं, एनर्जी जो है, तो ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगा वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा स्पेशल के केस में क्यों पढ़ाया आपको, इसलिए पढ़ाया कि डेरिवेशन में पूछ देता है फॉर मैक्सिमम या फिर फॉर मिनिमम केस करके, तो आप पहले इतना जो ये सब डेरिवेशन है पूरा यहाँ तक माइनस पी ई कॉस थीटा तक आप निकालिएगा वैल्यू। उसके बाद क्या करिएगा, ये जो केस दिया हो ना मैक्सिमम, देखिए यहाँ मिनिमम केस है, ये माइनस पी ई दिया है, ये मिनिमम है, हाँ कम से कम इतना होगा, और ये जो पी ई दिया है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तो अब यहाँ तक आप ये जो इसका पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको पढ़ने के लिए, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें स्कस टू क्राउन को। तब तक के लिए गुड बाय।